हेलो दोस्तों। एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। मतलब कल्पना कीजिए कि एक होनहार छात्र है जो पूरे 1 साल तक हर दिन 12-12 घंटे पढ़ाई करता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसी मेहनत तो बहुत छात्र करते हैं। सही कहा। वो हर विषय को गहराई से समझता है, हर मॉक टेस्ट में बेहतरीन अंक लाता है और शारीरिक रूप से भी एकदम फिट है। लेकिन फिर परीक्षा के दिन कुछ ऐसा होता है जो सब खत्म कर देता है ना? बिल्कुल। उसे परीक्षा केंद्र के गेट से ही अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और इसका कारण कोई कठिन सवाल नहीं होता, बल्कि मोबाइल फोन की एक छोटी सी सेटिंग या समय को लेकर की गई एक साधारण सी लापरवाही होती है। देखिए, ये एक ऐसा डरावना सच है जो हर साल कई योग्य उम्मीदवारों के सपनों को तोड़ देता है। आज के इस विस्तृत डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन भी यही है। हाँ, ताकि हम यूपीएसआई परीक्षा 2024 के उन सभी अंतिम निर्देशों और चेकलिस्ट का गहराई से विश्लेषण कर सकें। बिल्कुल। हम उन बातों पर गौर करेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। हमने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो केवल नियमों की एक लिस्ट नहीं है। मतलब हम ये भी समझेंगे कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से लेकर ओएमआर शीट भरने तक हर नियम के पीछे की असल तकनीकी वजह क्या है। सही कहा। हमारा लक्ष्य यही सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य उम्मीदवार किसी छोटी तकनीकी या सिली मिस्टेक की वजह से बाहर ना हो जाए। एकदम सही। जब दाव इतने ऊंचे हों तो सिर्फ किताबी ज्ञान काम नहीं आता। आपको पूरा सिस्टम समझना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत बुनियादी बात से करते हैं। हाँ, मैदान में उतरने से पहले खेल के नियम तो समझने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर हम इस परीक्षा के गणित को देखें तो उम्मीदवारों के सामने कुल 160 प्रश्न होंगे। और इन 160 प्रश्नों के लिए कुल 400 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी हर सही उत्तर पर 2.5 अंक। अच्छा, और इस पूरे पेपर को हल करने के लिए जो समय सीमा है वो है ठीक 120 मिनट। देखिए, अगर हम इसका गणितीय विश्लेषण करें तो 120 मिनट में 160 प्रश्न हल करने का मतलब है कि हर प्रश्न के लिए औसतन केवल 45 सेकंड मिलेंगे। अरे बाप रे, सिर्फ 45 सेकंड! ये तो बहुत बड़ा मानसिक दबाव है। हाँ, यहाँ गति और सटीकता दोनों चाहिए, लेकिन सबसे रणनीतिक बिंदु ये समय सीमा नहीं है। तो फिर क्या है? वो नियम है जिसे जीरो नेगेटिव मार्किंग कहा जाता है, यानी गलत उत्तर देने पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। ओह, ये जीरो नेगेटिव मार्किंग वाला नियम तो मतलब पूरी रणनीति ही पलट देता है। शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का पूरा फायदा उठाना चाहिए और एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, खाली छोड़ने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। देखिए, इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि अगर आप किसी उत्तर को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तब भी आपको सबसे सही लगने वाले विकल्प को चुनना चाहिए। हाँ, खाली छोड़ने का मतलब तो खुद अपने अंक कम करना है। अगर किसी रीजनिंग के सवाल में 3 मिनट लग रहे हैं तो वहां समय बर्बाद करने के बजाय अनुमान लगाकर आगे बढ़ना समझदारी है। बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा है ये। लेकिन इन फायदों का इस्तेमाल तो उम्मीदवार तभी कर पाएंगे ना जब वे सही समय पर हॉल के अंदर पहुंचेंगे। हाँ, ये सबसे संवेदनशील हिस्सा है। अब बात करते हैं टाइमलाइन और उस नो एंट्री जोन की। बिल्कुल, परीक्षा का पैटर्न जानने का क्या फायदा अगर आप अंदर ही ना जा सके। देखिए, प्रशासन ने समय को लेकर अलग अलग मानक तय किए हैं। सामान्य छात्रों के लिए रिपोर्टिंग का समय परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले रखा गया है, मतलब -2 आवर्स। हाँ, और ऐसा नहीं है कि प्रशासन छात्रों को इंतजार करवाना चाहता है। इसके पीछे की असली वजह है बायोमेट्रिक प्रक्रिया। अच्छा, तो इसमें इतना समय लगता है? बिल्कुल, हजारों छात्रों के फिंगरप्रिंट और चेहरे का मिलान करने वाले सर्वर को समय लगता है। 2 घंटे पहले पहुंचने से ये बिना किसी सर्वर क्रैश के आराम से हो जाता है। यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। सामान्य छात्रों के लिए 2 घंटे समझ में आते हैं, लेकिन जिन छात्रों के आधार कार्ड में कोई मिसमैच या त्रुटि है, उन्हें पूरे 3 घंटे पहले बुलाया गया है। हाँ, -3 आवर्स। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मतलब एक साधारण CID चेक करने के लिए किसी को 180 मिनट पहले क्यों बुलाया जा रहा है? सुनने में ये ज्यादा लग सकता है, लेकिन देखिए, वेरिफिकेशन प्रक्रिया को समझना होगा। जब बायोमेट्रिक या आधार डेटा मेल नहीं खाता तो सिस्टम ऑटोमेटिक हरी झंडी नहीं देता। तो फिर मैनुअल वेरिफिकेशन होता होगा? बिल्कुल, अधिकारियों को अन्य सरकारी दस्तावेजों के साथ क्रॉस चेक करना पड़ता है, फॉर्म भरवाने पड़ते हैं और कई बार उच्च अधिकारियों से मंजूरी लेनी पड़ती है। ओह, तो इस पूरी कागजी प्रक्रिया में तो आराम से 1 घंटा लग ही जाएगा। हाँ, इसीलिए वो अतिरिक्त समय रखा गया है। और इन सब के बाद आता है सबसे सख्त नियम, मुख्य द्वार बंद होने का समय, जो कि परीक्षा से ठीक 30 मिनट पहले है ना? हाँ, -30 मिनट्स पर मुख्य द्वार हर हाल में बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, इस -30 मिनट्स वाले नियम पर मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगी। मान लीजिए कोई उम्मीदवार बहुत दूर से आ रहा है और रास्ते में भारी ट्रैफिक जैम लग जाता है, या उसकी बस खराब हो जाती है, ऐसी चीजें जो उसके नियंत्रण में नहीं है। वो गेट बंद होने के बस 2 मिनट बाद हाफता हुआ पहुंचता है। क्या मानवीय आधार पर उसे एंट्री मिलेगी? देखिए, मुझे यहाँ बहुत सख्ती से स्पष्ट करना होगा, बिल्कुल नहीं, किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं मिलेगी। बाप रे, कोई मार्जिन ही नहीं? कोई मार्जिन नहीं। समय का पालन पत्थर की लकीर है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी तकनीकी वजह है। 30 मिनट पहले गेट बंद होने का मतलब सिर्फ दरवाजा बंद होना नहीं है। तो क्या है? परीक्षा केंद्र का पूरा डिजिटल सिस्टम लॉक हो जाता है।
सर्वर पर उपस्थिति दर्ज करने की विंडो ही बंद हो जाती है। ओ, मतलब सिस्टम ही अलाउ नहीं करेगा। बिल्कुल। इसलिए ट्रैफिक या अनहोनी का मार्जिन लेकर घर से निकलना ही एकमात्र समझदारी है। ये वाकई बहुत सख्त है, पर सुरक्षा के लिए जरूरी है। अच्छा, मान लेते हैं कि उम्मीदवार सही समय पर गेट पर पहुंच गया। अब एंट्री के लिए उसके हाथ में क्या होना चाहिए? सुरक्षा जांच के समय मुख्य रूप से 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, उनका ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ एडमिट कार्ड। दूसरा, एक काला या नीला बॉल पॉइंट पेन। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, उनका मूल पहचान पत्र, जो कि ओरिजिनल 12 अंकों वाला आधार कार्ड ही होना चाहिए। यहाँ सिर्फ ओरिजिनल पर इतना जोर क्यों है? आजकल तो लोग डिजिटल कॉपी या डिजिलॉकर भी दिखाते हैं। देखिए, डिजिटल कॉपियों या कलर फोटोकॉपी में फोटोशॉप के जरिए हेरफेर करना बहुत आसान हो गया है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए भौतिक कार्ड अनिवार्य है। अच्छा, ये बात है। और आधार कार्ड को लेकर भी 2 स्थितियां बनती हैं। पहली है सामान्य स्थिति, जहां आधार में कोई गलती नहीं है। मतलब नाम और जन्म तिथि एडमिट कार्ड से 100% मैच करते हैं। हाँ, इस स्थिति में बस अपना ओरिजिनल आधार लाना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेंच है। वो क्या? उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार का बायोमेट्रिक लॉक नहीं है। अरे हाँ, ये बायोमेट्रिक लॉक वाली बात बहुत दिलचस्प है। क्या आप समझा सकते हैं कि ये लॉक असल में क्या है? बिल्कुल। आजकल बहुत से लोग प्राइवेसी के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपना बायोमेट्रिक डेटा लॉक कर देते हैं। हाँ, ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। सही कहा। लेकिन समस्या तब आती है जब वे परीक्षा केंद्र पर अपना अंगूठा स्कैनर पर रखते हैं। क्योंकि पीछे से सिस्टम लॉक होता है। बिल्कुल, और सर्वर उनकी पहचान को रिजेक्ट कर देता है। राइटली सेड, शिवांश मिश्रा सर ने इस बात पर खासकर जोर दिया है कि छात्रों का आधार बायोमेट्रिक पहले से अनलॉक होना चाहिए, ताकि एंट्री में कोई रुकावट ना आए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी सलाह है। इसे घर से ही अनलॉक करके चलना चाहिए। और दूसरी स्थिति क्या है, अगर आधार में मिसमैच हो? हाँ, मान लीजिए फॉर्म भरते समय टाइपो हो गया हो, तो जैसा हमने पहले चर्चा की, उन्हें 3 घंटे पहले पहुंचना है। और साथ में कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लाना होगा, है ना? बिल्कुल। कोई अन्य मान्य सरकारी आईडी, जैसे ओरिजिनल पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। अच्छा, ताकि अधिकारी प्रमाणित कर सकें कि व्यक्ति वही है। एकदम सही। तो अंदर क्या ले जाना है, ये तो स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं नो एंट्री लिस्ट की। कौन सी चीजें सख्त वर्जित हैं? ये सूची काफी लंबी है। सबसे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या ईयरफोन्स सख्त मना है। और स्टेशनरी में? ज्योमेट्री बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्कैनर, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा बटुआ यानी वॉलेट, टोपी, हैंडबैग और यहाँ तक कि पानी की बोतल भी वर्जित है। पानी की बोतल भी? अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो ये किसी बैंक की अति सुरक्षित तिजोरी या वॉल्ट में प्रवेश करने जैसा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप सिर्फ अपना ज्ञान और एक पेन अंदर ले जा सकते हैं, पर टोपी या पानी की बोतल जैसी साधारण चीजों पर रोक क्यों? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में सामने आए चीटिंग के तरीके इसके लिए जिम्मेदार हैं। मतलब लोग इनमें भी चीटिंग डिवाइस छिपाते हैं? हाँ, लोग टोपियों के अंदर माइक्रो ब्लूटूथ छिपा लेते थे। पानी की बोतलों के लेबल के अंदर सवालों के जवाब लिखे पाए गए हैं। बाप रे, तकनीक का कैसा कैसा दुरुपयोग होता है। इसीलिए प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेता और परीक्षा केंद्र के अंदर ही पीने के पानी की व्यवस्था होती है। और एक बात उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा कि परीक्षा केंद्र पर लॉकर की कोई व्यवस्था नहीं होती। बिल्कुल नहीं। अगर आप अपना महंगा फोन लाते हैं तो उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है। तो बेहतर यही है कि वर्जित सामान लाएं ही ना, या किसी परिचित को साथ लाएं जो सामान संभाल सके। सबसे अच्छी रणनीति यही है। चलिए अब कल्पना करते हैं कि चेकिंग का ये चक्रव्यूह पार हो गया और उम्मीदवार अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। हाँ, अब असली परीक्षा शुरू होती है। तय करेगा OMR शीट। इसे इस पूरी परीक्षा की धड़कन कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। यहाँ की गई एक छोटी सी गलती पूरे साल की मेहनत खत्म कर सकती है। OMR को लेकर नियम सबसे सख्त होते हैं। जैसे कि पेन का नियम? हाँ, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। जेल पेन या पेंसिल पूरी तरह से वर्जित है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई उत्तर गलत भर जाए तो उसे मिटाने के लिए व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। ऐसा करने पर OMR तुरंत रिजेक्ट कर दी जाएगी। यहाँ मैं फिर से थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। देखिए, अगर किसी छात्र से गलती हो गई है तो वो सुधारने की कोशिश तो करेगा ही ना। हाँ। कई बार छात्र बहुत सावधानी से ब्लेड से खुरचकर गलत गोला मिटा देते हैं। ये इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया कि पूरी शीट ही रिजेक्ट हो जाए? देखिए, ये कोई मानवीय अपराध नहीं है, ये एक तकनीकी मजबूरी है। हमें ये समझना होगा कि OMR कॉपियां कोई इंसान चेक नहीं करता। स्कैनर चेक करते हैं ना? हाँ, OMR स्कैनर प्रकाश के परावर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। अच्छा, वो कैसे? मशीनें शीट पर रोशनी डालती हैं। जहां गहरा काला गोला होता है वहां रोशनी अवशोषित हो जाती है, और जहां कागज खाली होता है वहां से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर सेंसर में जाती है। तो जब कोई ब्लेड से खुरचता है तो क्या होता है? कागज की वो सतह खुरदरी या असामान्य हो जाती है। ये असामान्य सतह स्कैनर के सेंसर्स को भ्रमित कर देती है। ओह, तो सिस्टम इसे तकनीकी गड़बड़ी मानकर पूरी शीट को ही अमान्य कर देता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर और लाइट रिफ्लेक्शन का खेल है। ये जानना बहुत जरूरी था। इसके अलावा इस OMR को सही से प्रोसेस होने के लिए एक महामिलान की भी जरूरत होती है। हाँ, सीरियल नंबर का मिलान।
उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि उनकी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और OMR क्रमांक बिल्कुल समान हो। ये बहुत ही गंभीर बिंदु है। दोनों कागजात पर छपे नंबर बिल्कुल मैच करने चाहिए। मान लीजिए सील खोलने के बाद पता चलता है कि नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, क्या समय बचाने के लिए छात्र उसे वैसे ही भरना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। अगर नंबर अलग अलग निकले तो OMR शीट पर अपना पेन चलाने से तुरंत पहले कक्ष निरीक्षक यानी इन्विजिलेटर को सूचित करें। अच्छा, और उसे बदलवा लें? हाँ, उन्हें वो मिसमैच दिखाएं और पूरा सेट बदलवा लें। एक बार अगर गलत सेट पर जानकारी भर दी तो सिस्टम में सुधारना लगभग असंभव है। ठीक है, शीट सही मिल गई, नंबर मैच हो गए, अब इसे भरने की सटीक विधि पर आते हैं। OMR भरते समय शुरुआत बुनियादी जानकारी से होती है। सबसे पहले परीक्षा केंद्र कोड जो 5 अंकों का होता है उसे एडमिट कार्ड से देखकर भरें। फिर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। हाँ, और इसके बाद आता है OMR का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही वो कोड है जो स्कैनर को बताता है कि आप किस आंसर की के आधार पर जांचे जाएंगे। As शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक न भरने या गलत भरने की छोटी सी चूक पूरी कॉपी को अमान्य कर सकती है। इसलिए इस स्टेप पर सबसे ज्यादा सतर्क रहें। बाप रे, इसके बिना तो स्कैनर बिल्कुल अंधा है। बिल्कुल। और गोले भरने के नियम भी बहुत स्पष्ट हैं। किसी भी गोले को आधा भरा हुआ छोड़ना, उस पर टिक मार्क या क्रॉस लगाना अमान्य है। या एक ही लाइन में 2 गोले भर देना। हाँ, स्कैनर एक निश्चित परिधि तक फैले हुए गहरे काले रंग को ही पढ़ता है। OMR शीट पर कोई अतिरिक्त निशान या स्ट्रे मार्क्स ना लगाएं। एक प्रश्न के लिए केवल एक ही गोला पूरा भरें। चलिए, तकनीकी काम समझ आ गया। अब हॉल के भीतर के नियम क्या हैं? हॉल में अनुशासन बनाए रखने के लिए समय समय पर घंटी बजेगी। 60 मिनट पूरे होने पर और अंतिम 15 मिनट बचने पर वार्निंग बेल बजेगी। और क्या उम्मीदवार समय से पहले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पूरे 120 मिनट अपनी आवंटित सीट पर बैठना है। अगर पेपर 90 मिनट में पूरा हो जाए तब भी कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये शांति बनाए रखने के लिए सही है। अच्छा, उस भाषा के संकट मोचक नियम के बारे में बताइए। हाँ, भाषा का नियम ये कहता है कि यदि किसी प्रश्न के हिंदी अनुवाद में कोई संदेह लगता है या कोई त्रुटि है, सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर, तो अंग्रेजी संस्करण ही अंतिम रूप से मान्य होगा। इसीलिए मैं इसे लाइफ सेवर कहती हूँ। परीक्षा के भारी दबाव में कई बार हिंदी का कोई बहुत ही तकनीकी शब्द सामने आ जाता है। बिल्कुल, और समझ नहीं आता। छात्र 5 मिनट तक उसी सवाल को घूरते रहते हैं। ऐसे में तुरंत उसका इंग्लिश वर्जन देख लेना चाहिए। सीधा साधा शब्द देखते ही अर्थ साफ हो जाता है। ये समय बचाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। जब भी डाउट हो तुरंत इंग्लिश अनुवाद देखें। तो हमने सारे नियमों की बारीकियों को समझ लिया है, लेकिन इन सबके ऊपर एक और चीज है, इन 120 मिनटों का भारी मानसिक दबाव। हाँ, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति। इसे कैसे झेलें? हमारा अंतिम सफलता मंत्र या मनोवैज्ञानिक ढाल क्या होनी चाहिए? देखिए, आपकी साल भर की पढ़ाई तभी असर दिखाएगी जब दिमाग शांत होगा। पहला नियम है, शांत रहें और अनावश्यक ऊर्जा न बहाएं। मतलब सेंटर के बाहर होने वाली गपशप से बचें? बिल्कुल। वहां कोई दावा करता है कि उसने 20 मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, कोई नए सवाल की चर्चा करता है, इन सब नकारात्मक चर्चाओं से दूर रहें। तो खुद को मस्त और एकाग्र रखने का व्यवहारिक तरीका क्या है? प्रवेश से पहले हाइड्रेटेड रहें, थोड़ा पानी पिएं, अपनी बारी का इंतजार करते समय पसंदीदा भजन या रिलैक्सिंग संगीत सुनें। और वो जो परीक्षा से ठीक पहले डर लगता है, अक्सर लगता है कि दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है। ये भावना बिल्कुल प्राकृतिक है। परीक्षा से पहले डर उसी को लगता है जिसने सच में मेहनत की होती है। सही बात है। जिसने किताब ही नहीं खोली उसे किस बात का डर? राइटली सेड, शिवांश मिश्रा सर ने बहुत सटीक बात कही है कि डर लगना इस बात का सबूत है कि आपने तैयारी की है, इसलिए इसे अपनी ताकत बनाएं। क्या बात है, ये बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है। आपकी मेहनत और अब सिस्टम के ये सारे नियम आपकी उंगलियों पर हैं। बस हॉल में जाना है, ठंडे दिमाग से रणनीति लागू करनी है और अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। हमारी तरफ से सभी उम्मीदवारों को इस महापरीक्षा के लिए पूरे जोश के साथ ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस विस्तृत डीप डाइव में हमने यूपीएसआई परीक्षा के पूरे ब्लूप्रिंट को समझा। संक्षेप में कहें तो सही समय पर गेट पर पहुंचना, ओरिजिनल आधार तैयार रखना और OMR को तकनीकी समझ के साथ भरना ही आपकी आधी सफलता है। बिल्कुल। अंत में एक विचार छोड़कर जा रही हूँ। परीक्षाएं सिर्फ किताबी ज्ञान का परीक्षण नहीं करती, ये आपके अनुशासन और भारी दबाव में आपके भावनात्मक नियंत्रण का भी टेस्ट होती हैं। आपके महीनों की मेहनत सिर्फ इसीलिए बेकार नहीं जानी चाहिए क्योंकि आप 5 मिनट लेट हो गए या गलत गोला भर दिया। इस अनुशासन को भी अपनाएं। सही कहा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।